नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संसदीय कार्यवाही के विभिन्न साधन या उपकरण की चर्चा करने वाले हैं डिटेल्ड तरीके से। आप सभी जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है वह 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होने वाला है और इसी क्रम में पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक किसी भी सत्र से पहले प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई जाती है, जिसमें उस सत्र के बीच में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसमें एक आम सहमति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और जैसा कि नाम सर्वदलीय है, वैसे यहाँ पे सभी दल के लोगों को बुलाया जाता है। उनके बीच सदन के कार्यवाही के आगे के एजेंडे को सरकार रखती है और कोशिश करती है कि आम सहमति को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आप विंटर सेशन में देखेंगे कि संसदीय कार्यवाही जब होगी तो वहाँ पे विभिन्न प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल में चर्चाएं और विभिन्न कटौती प्रस्ताव की चर्चा होगी। तो इसको हम आज डिस्कशंस में डिटेल्ड तरीके से समझने। सबसे पहले हम एक टाइमलाइन देखेंगे जिसमें सदन में सुबह से शाम तक क्या होता है। प्रश्नकाल सबसे पहले होता है, देन शून्यकाल होता है, उसके बाद लंच होता है और उसके बाद विभिन्न संकल्प या प्रस्ताव रखे जाते हैं। ये सारी चीज़ टाइमलाइन में देखने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है प्रश्नकाल व शून्यकाल। उसके बाद हम प्रस्ताव और संकल्प के बीच में डिफरेंस को समझेंगे और फिर विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव व संकल्पों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम निंदा प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव को डिटेल तरीके से समझेंगे एवं इनके बीच में तुलना का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा और विशेषाधिकार प्रस्ताव जैसे विभिन्न प्रस्तावों की चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे क्या होता है धन्यवाद प्रस्ताव और फिर कटौती प्रस्ताव के 3 प्रकारों की डिटेल तरीके से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट एंड टोकन कट को देखेंगे। इनके बीच डिफरेंस देखेंगे और कंगारू कटौती और गिलोटिन कटौती को देखते हुए इस चर्चा को कंक्लूड करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीएससी या पीसीएस, यहाँ तक कि वनडे के एग्ज़ाम में भी इन सारे डायमेंशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ डिटेल तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, चर्चा स्टार्ट करते हैं। हमें क्यों फॉलो करें? आप वीडियो पॉज करके इन लाइंस को पढ़ सकते हो। या दोस्तों, आपको हमारे मेंस लिखने के अनुभव पर आधारित तो वास्तविक गाइडेंस मिलने वाला है और वेल रिसर्च के साथ तैयार हमारा ओरिजिनल कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। और हम बहुत ही क्रिएटिव माइंड मैपिंग का यूज़ करके बहुत ही ईजी फॉर्मेट से चीज़ों को समझाते हैं। तो दोस्तों, टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले सदन के बीच में जब भी कार्यवाही की प्रारंभ होती है तो सुबह 11 बजे से प्रारंभ होती है और ये कार्यवाही शाम को 6 बजे तक सामान्य तौर पे चलती है। सबसे पहले कार्यवाही का प्रारंभ प्रश्नकाल के साथ में होता है। देन उसके बाद शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक के समय में चलता है। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है उसमें शून्यकाल होता है, जिसे 0 आवर बोलते हैं। देन उसके बाद लंच होता है, 1 घंटे का पीरियड होता है लंच का। और उसके बाद सदन के बीच में विभिन्न प्रकार के संकल्प व प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, स्थगन, आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव जैसे विभिन्न प्रस्ताव रखे जाते हैं, जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नकाल को और उसके साथ ही शून्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखें, प्रश्नकाल में जो है वो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबसे पहला तारांकित होता है, दूसरा गैर तारांकित और तीसरा प्रश्न होता है अल्प सूचना के प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होता है इनका उत्तर मौखिक तरीके से दिया जाता है और जब भी मौखिक उत्तर दिया जाएगा तो इन पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। तो यहाँ पे जब कभी भी मौखिक उत्तर देंगे मंत्री के द्वारा, तो ऐसे में सदस्य को अगर उस उत्तर से सहमति नहीं है या उस उत्तर के स्पष्टीकरण में कुछ और पूछना है तो आराम से उसके सप्लीमेंट में कुछ और प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौखिक उत्तर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो गैर तारांकित प्रश्न होता है, इसकी उत्तर मंत्री को लिखित तरीके से देनी पड़ती है।
जब ये लिखित उत्तर देंगे, चूँकि ये तकनीकी विषय होते हैं, जटिल विषय होते हैं, किसी आंकड़ा या डाटा पर आधारित बेहद गंभीर विषय होते हैं, तो ऐसे में इन पे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है, यानी कि इस पे पूरक प्रश्न पूछ नहीं सकते। जबकि तीसरा जो वर्गीकरण है वह अल्प सूचना के प्रश्न का है। अल्प सूचना के प्रश्नों को 10 दिन पूर्व अगर आप नोटिस देते हो तो आप पूछ सकते हो, और ये हल्के गुलाबी कलर के कोडिंग में होते हैं। अल्प सूचना प्रश्नों का जो है उत्तर होता है वह मौखिक तरीके से दिया जाता है, और जब भी मौखिक उत्तर होगा तो इनमें पूरक प्रश्न पूछ सकते हो, यानी कि पूरक प्रश्न की परमिशन होती है। एक और वर्गीकरण है निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न का। ये होते हैं, जब निजी सदस्य कौन होते हैं, तो वे सदस्य जो पार्लियामेंट के बीच में मंत्री नहीं हैं, यानी गैर मंत्री, तो चाहे वे सरकार की तरफ से हों चाहे वह विपक्ष की तरफ से हों, अगर वो मंत्री पद नहीं प्राप्त किए हुए हैं तो उनको निजी सदस्य या प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। और जो आपका प्राइवेट मेंबर होते हैं, इनसे कभी भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसको निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न बोलते हैं। तो ये प्राइवेट मेंबर से क्यों प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि कई बार होता है निजी सदस्य कोई विधेयक लाते हैं या किसी काम के लिए निजी सदस्य रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऐसे में निजी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो प्रश्नों की सूची अलग अलग रंग के कलर कोड में रहती है, जिससे कि इनका वर्गीकरण बहुत ही सरलता से किया जा सके। तो जो हमारा तारांकित प्रश्न है, इस प्रश्न को हरे रंग के कलर कोड में रखा जाता है, जबकि गैर तारांकित प्रश्न को सफ़ेद रंग के कलर कोड में रखा जाता है। कि अल्प सूचना के प्रश्न जो है उनको हल्के गुलाबी रंग के कलर कोड पैकेट में रखते हैं, और निजी सदस्यों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको पीले रंग के पैकेट में रखते हैं। अब यहाँ पे हम हमेशा प्रश्न इसका अध्ययन करते हैं कि प्रश्न काल सबसे पहले होता है, लेकिन अगर हम देखें तो ये लोकसभा के संदर्भ में हम देखते हैं कि लोकसभा में हमेशा प्रश्नकाल से सत्र की शुरुआत होती है, उसके बाद शून्यकाल होता है। और ये जो शून्यकाल है ना, ये 1962 से लोकसभा में प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होती थी, प्रश्नकाल से बीच में शून्यकाल होता था। राज्यसभा के संदर्भ में ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है। तो राज्यसभा में जब सदन की शुरुआत होती है दिन की, तो शून्यकाल से शुरू होती है। तो सामान्य तौर पे जो हम अध्ययन करते हैं वो किनका करते हैं, वह हम लोकसभा के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि जो सरकार होती है वह लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसलिए हम लोकसभा वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि राज्यसभा में शून्यकाल पहले होता है। तो ये पॉइंट आप हमेशा एग्ज़ाम की दृष्टि से याद करके रखो। दूसरा तरफ होता है शून्यकाल। जो शून्यकाल होता है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। तो जैसे लोकसभा में हमने देखा प्रश्नकाल पहले होता है, तो 11 बजे से 12 बजे तक लोकसभा में प्रश्नकाल होता है। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम होता है वह शून्यकाल का होता है। शून्यकाल किसी भी प्रक्रिया संहिता में इसका उल्लेख नहीं है। तो जो लोकसभा की कार्यवाही प्रक्रिया संहिता है या फिर राज्यसभा की कार्य प्रक्रिया संहिता है, उसमें इसका उल्लेख नहीं है। जो शून्यकाल है वह अनौपचारिक साधन है, यानी कि प्रक्रिया नियमों में कहीं उल्लेख नहीं है। यह कब से प्रारंभ की गई, तो 1962 से प्रारंभ की गई, और ये पूरी तरीके से भारतीय नवाचार है। यानी कि आप जानते हो कि हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है इसमें अधिकांश प्रावधान ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है, लेकिन शून्यकाल के संदर्भ में ऐसा नहीं है। शून्यकाल ब्रिटेन में है ही नहीं, तो ये भारतीय नवाचार है। 1962 से यह प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि प्रश्नकाल और दिन की और कार्यसूची के बीच में होता है। और अभी हमने बताया कि 2014 से राज्यसभा में शून्यकाल होता है प्रश्नकाल से पहले। तो ये रही हमारी प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। प्रश्नकाल को क्वेश्चन आवर और शून्यकाल को जीरो आवर बोलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं प्रस्ताव और संकल्प क्या होते हैं, क्योंकि हम देखने वाले हैं डिटेल तरीके से कि सारे प्रस्ताव या सारे संकल्प की चर्चा। तो सबसे पहले हम इनके बीच एक डिफरेंस देख लेंगे, जिससे कि हमें पता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्नकाल होता है वह किसी विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए, सदन में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि महंगाई पर चर्चा आरंभ करना है, महंगाई पर चर्चा करना है, या फिर
बेरोजगारी पर चर्चा करना है सदन में, तो वहाँ पे एक प्रस्ताव लाया जाएगा और एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे महंगाई या बेरोजगारी को आप नोट कर सकते हो। जबकि दूसरी तरफ जो संकल्प होता है वह उसका उद्देश्य चर्चा करना नहीं होता है। ये होता है जब चर्चा के बाद में, जैसे मान लीजिए चर्चा किसी विषय पे की गई, तो चर्चा के बाद अब सदन का मत जानना है, तो ऐसे में चर्चा के बाद सदन का मत या निर्णय जानने या स्पष्ट करने वाला एक माध्यम है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो उद्देश्य है वह चर्चा करना है। तो जब चर्चा करना इसका उद्देश्य है और चर्चा करने के माध्यम से मीडिया में सरकार को घेरना या सरकार के विभिन्न कमियों को उजागर करना, तो चर्चा करना इसका उद्देश्य है, तो इसलिए इसमें मतदान की आवश्यकता नहीं होता है, यानी कि मतदान नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखो तो जो रिजोल्यूशन, जो संकल्प है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि सदन का जो स्पष्ट मत है, जो सरकार का स्पष्ट मत है, उसको जानना। तो इसलिए यहाँ पे निर्णायक होता है, यह औपचारिक माध्यम होता है और यहाँ पे मतदान आवश्यक होता है। मतदान आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा एक निर्णय होता है, क्योंकि इसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। सदन जो है किसी विषय पर निर्णय लेती है। ये जो है, ये चूँकि मतदान होगा, निर्णय होगा, तो ये सरकार पर एक राजनीतिक या नैतिक दबाव बनाते हैं। सरकार पर चूँकि ये राजनीतिक या नैतिक दबाव बनाते हैं और इनका कानूनी प्रभाव भी होता है, प्लस कानूनी प्रभाव होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो संकल्प है इसका कानूनी प्रभाव होता है या कह दें बाध्यकारी प्रभाव होता है, सरकार पर बाध्यकारी होता है। अगर किसी विषय पर सदन में संकल्प प्रस्तुत किया गया और उस पर वोटिंग हुई और वोटिंग से वो पारित हो गया, तो वह सदन का निर्णय माना जाएगा और ऐसे विषय पे सरकार को राजनीतिक रूप से दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है वह कानूनी प्रभाव होता है या बाध्यकारी तरीके से सरकार पे या किसी विषय पे नियंत्रण स्थापित करना होता है। दोस्तों हम और एक डायमेंशन देख सकते हैं कि ये होता है सदन के सामान्य कामकाज के लिए, सदन के सामान्य कामकाज की प्रक्रिया में होता है, सामान्य कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है। दूसरी तरफ जो संकल्प होता है वह क्या होता है? तो सदन में किसी विषय पर निर्णयन हेतु लाया जाता है, निर्णयन यानी निर्णय लेने हेतु लाया जाता है। अब जैसे यहाँ सामान्य कामकाज हेतु क्या हो गया कि साधारण प्रस्ताव, जिसमें किसी साधारण मुद्दे पर प्रस्ताव लाया जाता है, और दूसरी तरफ विशेष प्रस्ताव जो अत्यधिक आवश्यक मुद्दों पर प्रस्ताव लाया जाता है और इसमें सदन की कार्यवाही को रोक करके उस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पे चर्चा किया जाता है। तो यहाँ पे साधारण व विशेष प्रस्ताव हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो सदन में किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने हेतु लाया जाता है, तो कई बार होता है कि प्रस्ताव लाया जाएगा, पहले प्रस्ताव लाया जाएगा और प्रस्ताव पे चर्चा होगी और चर्चा के बाद में प्रस्ताव लाया गया, इस पे चर्चा आयोजित की गई और चर्चा के बाद में निर्णय के लिए एक संकल्प लाया जाता है, फिर निर्णय हेतु संकल्प लाया जाता है, हेतु संकल्प। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, इस पे चर्चा होगी, फिर उसके बाद उस पर निर्णय हेतु एक संकल्प लाया जाएगा, जिसको बोलेंगे अविश्वास संकल्प। निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, तो प्रस्ताव पहले लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, फिर एक संकल्प लाया जाएगा, निंदा संकल्प। तो जब संकल्प लाया जाएगा तो उस पर चर्चा के बाद में मतदान किया जाता है। तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे प्रस्ताव लाया जाता है, चर्चा होती है और मतदान की ज़रूरत नहीं होती। जैसे महंगाई पे अगर प्रस्ताव लाया जाएगा तो महंगाई वाले प्रस्ताव पे चर्चा तो होगी, लेकिन यहाँ पे मतदान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्रस्ताव जो लाया वह अविश्वास प्रस्ताव लाया, तो अविश्वास प्रस्ताव पे सबसे पहले चर्चा होगी। अभी आपने देखा पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और डिटेल तरीके से चर्चा हुई, बाद में उस पर निर्णय हेतु संकल्प लाया गया, उस पर वोटिंग हुई, यानी कि मतदान यहाँ पे होती है, मतदान या वोटिंग होती है।
वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद यहाँ पे निर्णय लिया गया। वोटिंग में क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया और सरकार बनी रह गई। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता तो ये माना जाता कि सदन सरकार में अविश्वास को प्रस्तुत करती है, यानी कि सदन में सरकार का बहुमत नहीं है और ऐसे में सरकार गिर जाती। तो ये होता है प्रस्ताव व संकल्प के बीच में डिफरेंस। अब सोचिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पे मतदान हो और ये प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा। अब ये सरकार पर, यहाँ जो हमने देखा ना, कानूनी प्रभाव होता है या बाध्यकारी प्रभाव, अब सरकार को यहाँ पे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल याद होगा कि 1999 में क्या हुआ था, जो वाजपेयी सरकार थी उसको पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो वाजपेयी सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा, पद से हटना पड़ा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे आपको ये बात स्पष्ट बता दें कि कोई भी संकल्प जो है वह पहले प्रस्ताव के रूप में लाया जाता है, देन उस पर चर्चा होती है, डिटेल्ड तरीके से सदन के भीतर चर्चा होती है, फिर उस पर संकल्प लाया जाता है, रेजोल्यूशन लाया जाता है और यह पारित होता है। और पारित होने के बाद सरकार पर बाध्यकारी प्रभाव या सदन के भीतर उसका बाध्यकारी प्रभाव होता है। तो यहाँ पे जब हम आगे अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे या फिर हम आगे धन्यवाद प्रस्ताव की बात करेंगे या हम निंदा प्रस्ताव की बात करेंगे, तो ये जो सारे प्रस्ताव हैं, इन सारे प्रस्ताव पर बाद में संकल्प लाया जाता है और पारित किया जाता है। तो ये डिफरेंस आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। जहाँ जहाँ हम प्रस्ताव की बात करेंगे वहाँ वहाँ अगर उस पर मतदान की प्रक्रिया होती है तो प्रस्ताव स्वयं में संकल्प बन जाता है। तो दोस्तों, आप एक सिंपल लाइन याद रखिए कि जो रिजोल्यूशन होता है, जो संकल्प होता है, वह पहले प्रस्ताव के रूप में लाया जाता है, देन उस पर डिटेल तरीके से चर्चा होती है और फिर उस पर संकल्प लाया जाता है या संकल्प पारित किया जाता है। तो ये होता है प्रस्ताव और संकल्प के बीच में डिफरेंस। हमने डिटेल तरीके से समझा। इस स्लाइड में, इस पीपीटी में यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो इस स्लाइड को रोक के वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ पीपीटी में यह आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं प्रस्ताव के विभिन्न प्रकार। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे प्रस्ताव के सबसे पहले साधारण और विशेष प्रस्ताव को यहाँ पे रखा। जो ऑर्डिनरी प्रस्ताव होता है एंड जो स्पेशल मोशन होता है, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल मोशन, इसमें डिफरेंस को देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि किसी सामान्य विषय पे चर्चा करना है, जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, या फिर कोई और विषय हो सकता है, जल संकट का विषय हो सकता है, बिजली का विषय हो सकता है, सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का विषय हो सकता है, या कोई अन्य विषय हो गया जो कि सामान्य विषय हो गया। तो इस पे जो है जब भी चर्चा होगी तो यहाँ पे साधारण प्रस्ताव, ऑर्डिनरी मोशन लाया जाएगा। इस पे क्या होगा, सबसे पहले चर्चा होगी, चर्चा के बाद वोटिंग होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो, जैसे मान लीजिए महंगाई पर लाया गया प्रस्ताव तो वोटिंग नहीं होगी, लेकिन अभी मान लीजिए कि किसी संवेदनशील मुद्दों पर, जैसे महिला सुरक्षा पे लाया जाए या फिर किसी और मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर प्रस्ताव लाया जाएगा, तो यहाँ पे वोटिंग सदन कर भी सकता है। अगर सदन ये कहे कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए तो उस पर वोटिंग होगी और जो है सदन निर्णय लेगा। तो यहाँ पे वोटिंग सदन की इच्छा पे है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे चर्चा हुई और वोटिंग नहीं हुआ तो सरकार पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जब भी वोटिंग हो जाएगा तो सरकार बाध्य है मानने के लिए। दूसरी तरफ विशेष प्रस्ताव की हम बात करें, जिसे स्पेशल मोशन बोलते हैं, तो इसको हम देखते हैं रूल सस्पेंशन मोशन, यानी कि नियम निलंबन प्रस्ताव भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना नियमों को स्थगित कर दिया जाता है या तत्कालिक रूप से नियम को निलंबित करके और महत्वपूर्ण मुद्दे को यहाँ पे उठाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, जैसे प्राकृतिक आपदा हो जाए, या फिर आप देख सकते हो रेल दुर्घटना का मामला हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो सदन कहेगी नहीं कि अभी हम बाद में डिस्कशंस करेंगे। तो उस टाइम पे यह एक महत्वपूर्ण विषय होगा और इस विषय पे अन्य सामान्य नियमों को निलंबित करके, सामान्य नियमों को निलंबित करके तुरंत ही उस विशेष प्रस्ताव पर चर्चा किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पीकर या चेयरमैन की विशेष अनुमति लेनी पड़ती है और इसमें चर्चा का समय निर्धारित होता है, उस सीमित समय में ही चर्चा होती है।
अब यहाँ पे हमने सामान्य और साधारण और विशेष प्रस्ताव को समझा। इसके बाद हम बात करते हैं निंदा प्रस्ताव क्या होता है। तो दोस्तों, निंदा प्रस्ताव जो है वह सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना है। मान लीजिए सरकार की कोई नीति है और वो नीति सही नहीं लग रही है, तो क्या करेगा, विपक्ष जो है वह निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। तो ये सामान्य तौर पे कौन करता है, विपक्ष द्वारा जो है वह लाया जाता है। अगर मान लीजिए ये पारित हो जाए, क्योंकि इस प्रस्ताव पे बाद में संकल्प लाया जाएगा और इसे पारित किया जाएगा, तो सरकार की नैतिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। यानी कि ये माना जाएगा कि अब सरकार वास्तव में बहुमत को प्राप्त नहीं करती है। लेकिन सरकार गिरती नहीं है। जैसे अगर अविश्वास प्रस्ताव दूसरी तरफ है, ये पारित हो जाएगा तो सरकार को हटना ही पड़ेगा। लेकिन निंदा प्रस्ताव पारित होने पे यह माना जाएगा, एक संकेत होगा कि अब सरकार वास्तव में सदन में बहुमत में है नहीं। तो जब कभी भी निंदा प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो सरकार की एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वह या तो इस्तीफा दे दे, और अगर नहीं दे रही है तो क्या करेगा, विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, ये सोच के कि अब तो सरकार का बहुमत है नहीं, तो सरकार तो गिर ही जानी है। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार पर विश्वास सदन नहीं करती, यह स्पष्ट करके और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा देना बाध्यकारी बनाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव कई बार विपक्ष लाती इसलिए है कि हम देखें सरकार क्या पता गिर जाए तो फिर हमारे राजनीतिक दल का सत्ता आ जाए। जैसे कि कांग्रेस के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अभी पिछले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लाया गया। दूसरी चीज़, 1999 में प्रस्ताव लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें वाजपेयी जी की सरकार जो है वह वाजपेयी की सरकार पराजित हो गई और अटल बिहारी वाजपेयी को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो अविश्वास प्रस्ताव का ये महत्व तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे कांग्रेस ने 2018 व 2023 में नरेंद्र मोदी या पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन ये दोनों अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गए थे, पारित नहीं हुए। दूसरी तरफ विश्वास प्रस्ताव होता है। अब क्या होता है कि जैसे अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लाती है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो सरकार स्वयं लाती है। क्यों लाती है, कि सरकार यह बताना चाहती है कि वह बहुमत में है। अब ये कब होता है, जब सरकार जो है वह अल्पमत वाली हो। जब सरकार अल्पमत वाली हो तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे चुनाव हुआ और चुनाव के बाद में किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे में कोई अल्पमत वाली यानी जिसके पूर्ण बहुमत नहीं है, ठीक है, जो फुल मेजॉरिटी नहीं रखती है, तो वैसी कोई सरकार है तो ये क्या करेगी, अपना सरकार गठन कर लेगी राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद में। और इसके बाद ये क्या करेगी, सदन में 10-12 दिन के अंदर ही एक विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन यथाशीघ्र लाएगी और उस पर चर्चा होगी और उसको पारित किया जाएगा। और यदि विश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, यदि ये पारित हो जाएगा, तो जो सरकार है वह उसे सरकार को वैधानिक दर्जा जो है, सरकार को वैधानिक समर्थन मिल जाएगा कि अब सरकार जो है वास्तव में सदन का बहुमत प्राप्त करती है, भले ही अल्पमत वाली सरकार हो। तो क्या मतलब इससे, दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण बताते हैं। 2008 में क्या हुआ, जो यूपीए की सरकार थी उस सरकार ने क्या किया कि परमाणु डील किया, और इस परमाणु डील यानी परमाणु समझौते के बाद में क्या किया, इसने सदन में ऐसा फील हुआ, ऐसा आरोप लगाया गया कि सरकार अब बहुमत में है नहीं, क्योंकि उस टाइम गठबंधन की सरकार थी। तो परमाणु समझौते के बाद में 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने विश्वास प्रस्ताव यहाँ पे सदन में प्रस्तुत किया और विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। सरकार को एक वैधानिक लीगल जो है समर्थन प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे आप देखते हो अविश्वास प्रस्ताव है वह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, वहीं पे विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो ये डिफरेंस आप याद रखिए कि जो निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव है ये दोनों को विपक्ष लाएगा, जबकि विश्वास प्रस्ताव को सरकार या सत्ता पक्ष लाती है। निंदा प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की केवल निंदा करना है, जैसे महंगाई या बेरोजगारी का कोई मुद्दा हो
तो उस पर सरकार का निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के एकमात्र उद्देश्य से लाया जाता है और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा विश्वास प्रस्ताव अपना बहुमत साबित करने के लिए लाया जाता है। तो ये इन तीनों के बीच में डिफरेंस थी। इस डिफरेंस को बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से आप क्लियर रखिए। इसके बाद निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या डिफरेंस होता है, हम इसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे अंतर का ना देख के ये देखें कि ये दोनों प्रस्ताव कौन लाता है। तो ये दोनों प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, किसके खिलाफ? सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है। तो जो निंदा प्रस्ताव होता है, जिसको सेंसर मोशन बोलते हैं, जो इसका उद्देश्य होता है वह सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना होता है, जबकि दूसरी तरफ जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सरकार को गिराना होता है। यहाँ पे जो निंदा प्रस्ताव होता है उसमें जो कारण होता है वह विपक्ष के द्वारा स्पष्ट रूप से बताना होता है कि किस मामले में निंदा किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस अभी किसी मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव लाए तो वो बताएगा कि हम महंगाई के मुद्दे पे ला रहे हैं या किस मुद्दे पे लाए जा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप महंगाई या कोई ऐसा जुड़ा हुआ मुद्दा, बेरोज़गारी या कोई और मुद्दा मान सकते हो जिस पे कि निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया। जबकि दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव होता है, इसका कारण क्या होता है? तो अविश्वास प्रस्ताव के अगर हम कारण देखें तो यहाँ पे कारण का उल्लेख जो है वह करना अनिवार्य नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कारण नहीं बताना पड़ता है, बस एक लाइन बोलना पड़ता है। वो क्या है कि सदन सरकार में अविश्वास प्रस्ताव करती है, सदन सरकार में अविश्वास प्रस्तुत करती है। मतलब ये है कि सरकार को सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में चूँकि आर्टिकल 75 जो है उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन है कि जो सदन होगा, जो लोकसभा होगा, उसमें प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा और सरकार वही होगी जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा। अब इसका परिणाम क्या होता है? तो दोनों ही मामले में, चाहे निंदा प्रस्ताव हो चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, तो विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और व्यापक चर्चा के बाद में जो है वह मतदान होगा। तो दोनों ही मामले में मतदान की प्रक्रिया होती है व्यापक चर्चा के बाद। अगर हम परिणाम की बात करें तो अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगी? सरकार की जो है वह नैतिक स्थिति कमज़ोर होती है। सरकार की नैतिक स्थिति कमज़ोर होती है। इस्तीफ़ा जो है वह आवश्यक नहीं है, इस्तीफ़ा बाध्यकारी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर अविश्वास प्रस्ताव यह पारित हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा कि सरकार को मजबूरी में इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। सरकार को अनिवार्य रूप से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे संविधान का जो प्रावधान है वह कहता है कि सरकार को बहुमत होना चाहिए। तो ऐसे में बहुमत प्राप्त नहीं है तो सरकार को अनिवार्य रूप से यहाँ पे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। अब यहाँ पे जब कभी भी निंदा प्रस्ताव पारित होती है तो सरकार की स्थिति कमज़ोर हुई, सरकार इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, लेकिन अब विपक्ष के हाथ में एक पावर आ जाती है कि वह सरकार के खिलाफ अब नो कॉन्फिडेंस लाए और सरकार को पराजित करे। तो हमने यहाँ पे डिटेल्ड तरीके से निंदा प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव के बीच में डिफरेंस को समझा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि निंदा प्रस्ताव सरकार की किसी विशिष्ट नीति की जो है आलोचना करने के लिए लाते हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार को पराजित करने के लिए लाते हैं। निंदा प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कारण का उल्लेख जो है वह करना होता है, जबकि यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव में कारण का उल्लेख नहीं करना होता है, केवल इतना बोलना होता है कि सदन सरकार में अविश्वास प्रस्तुत करती है। यहाँ पे अगर परिणाम की बात करें तो निंदा प्रस्ताव यदि पारित होगी तो सरकार की नैतिक स्थिति कमज़ोर होगी, लेकिन सरकार को किसी भी तरीके से इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाएगी तो सरकार को अनिवार्य रूप से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। कभी भी निंदा प्रस्ताव पारित होता है तो यहाँ विपक्ष के हाथ में
एक ऑप्शन खुल जाता है कि अब वह अविश्वास प्रस्ताव ला करके और मंत्रिपरिषद को, सरकार को गिरा सकती है। अब हम प्रस्ताव के कुछ और प्रकारों की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आता है आपका स्थगन प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सामान्य कामकाज सदन में चल रहा है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा है, जिस पे कि सदन को तत्काल चर्चा करनी है, किसी मंत्री को लग रहा है कि इस विषय पे तत्काल चर्चा करनी है, तो वह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और यहाँ पे सारे जितने भी कामकाज है वो सारे कामकाज को रोक करके, उस सारे कामकाज को स्थगित करके और इस प्रस्ताव पे चर्चा होती है। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है रेल दुर्घटना का मामला, रेल दुर्घटना का मामला। अभी आपने देखा उड़ीसा में जो बालासोर रेल दुर्घटना हुआ था, वहाँ पे ऐसी चर्चा हुई थी। दूसरी तरफ कभी घोटाले हो जाएं, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उसके बाद में बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, घोटाले, बड़े दंगे, तो ऐसे मामले पर तत्काल कार्यवाही या तत्काल जो है चर्चा आवश्यक होती है। तो यहाँ पे स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है वो कटघरे में आ जाती है और केवल लोकसभा में लाया जाता है, और इसमें सामान्यतः क्योंकि सरकार जो है नहीं चाहती कि उसकी ज़्यादा क्रिटिसाइज हो, तो इसलिए इस पर अनुमति बहुत ही रेयर केस में मिलता है। दूसरी तरफ आप देखोगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी महत्वपूर्ण विषय पे, किसी सार्वजनिक समस्या पे मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ध्यान को आकर्षित करने वाला प्रस्ताव यानी अटेंशन देने वाला प्रस्ताव। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस मंत्री को वक्तव्य या जवाब देना बाध्यकारी होता है। वह मंत्री आता है, जवाब देता है, सदन उस पर पूरक प्रश्न पूछता है और कुछ सीमित चर्चा का जो है सदन या फिर पीठासीन अधिकारी अनुमति देता है। इसके अंतर्गत जैसे दिल्ली प्रदूषण हो गया या फिर सूखा का कोई मामला हो गया, दिल्ली में प्रदूषण का मामला हो जाए तो आप पर्यावरण मंत्री को घेर सकते हो, सूखा का मामला हो जाए तो आप यहाँ पे जल संसाधन मंत्रालय को आप घेर सकते हो, जल संसाधन मंत्री को घेर सकते हो। तो ऐसे मामले में किसी मंत्री को घेरने के लिए ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है और इसके माध्यम से भी जनता तक जो है वह विपक्ष अपनी बात पहुंचाती है कि सरकार विफल रही है। अल्पकालिक चर्चा, अल्पकालिक चर्चा जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में डिस्कशंस होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है 2 घंटे की चर्चा की जाती है, यानी कि 2 घंटे में सदन में डिस्कशंस किया जाता है और ये किसी मुद्दे, जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा है उस पर चर्चा करना है, केवल और केवल चर्चा करना है, तो यहाँ पे अल्पकालिक चर्चा वाला प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी पे यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी और जहाँ जहाँ भी वोटिंग नहीं होगी वहाँ पे आप मान सकते हो कि यहाँ पे संकल्प नहीं लिया जाएगा या प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा, केवल और केवल चर्चा करने का काम किया जाएगा। सरकार जो है इस प्रस्ताव के पारित होने पर उस संबंधित मुद्दे पर मौखिक तरीके से उत्तर देगी और इस पे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये चर्चा 2 घंटे की होती है। इसके बाद हम देखेंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं प्रिविलेज मोशन। यहाँ पे क्या होता है, सदन के भीतर सदस्यों के सामूहिक व व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है, सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो जाता है और जब भी विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। अब यहाँ पे कैसे हो सकता है उल्लंघन, तो जैसे मान लीजिए कि किसी मंत्री ने गलत सूचना दे दिया, किसी मंत्री द्वारा गलत सूचना देना, तो ऐसे में जब मंत्री ने गलत सूचना दिया तो यहाँ पे विशेषाधिकारों के उल्लंघन का प्रस्ताव ला सकती है सदन या सदन के सदस्यों द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है और यहाँ पे एक प्रिविलेज कमेटी बनेगी, वह जांच करेगी और इसके साथ दंड की अनुशंसा करेगी। यानी एक विशेषाधिकार समिति बनेगी और विशेषाधिकार समिति जो है वह जांच करेगी और इसके बाद वह दंड की अनुशंसा करेगी कि मंत्री को यह दंड दिया जाना चाहिए। अब अगला है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जिसमें क्या होता है जब चर्चा हो रही होती है तो कई बार होता है कि
प्रश्नकाल में कई ऐसे मुद्दे उठा लिए जाते हैं जो उचित नहीं हैं, या फिर कई बार होती चर्चा करते समय सदस्यों के द्वारा किसी नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तो ऐसे में जब नियमों का उल्लंघन हो तो ऐसे में ध्यान दिलाने के लिए प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम का पालन नहीं हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से बताने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मुद्दा कोई भी सदस्य बीच से खड़ा होकर उठा सकता है। ये प्रोसेस या रूल के उल्लंघन से जुड़ा मामला होता है और ऐसे में अध्यक्ष निर्णय देता है। अध्यक्ष बताता है कि आपको संसदीय कार्यवाही के नियमों के तहत ऐसा करने की परमिशन नहीं है, अन्यथा आपके खिलाफ दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे धन्यवाद प्रस्ताव को। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उस पर चर्चा और मतदान करने के लिए यह लाया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति 2 बार अभिभाषण देता है, यानी एक तो आम चुनाव के बाद पहले सत्र में। तो जब भी कभी आम चुनाव होगा तो आम चुनाव के बाद सरकार का गठन किया जाएगा और उसके बाद जो सदन का सत्र आयोजित किया जाएगी, पहले सत्र एक तो उसमें, दूसरा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में इन दोनों मौक़ों पर राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और ये सरकार के द्वारा लाया जाता है और इसे पारित होना आवश्यक होता है। तो इसको कौन लाती है? तो इसे सरकार लाती है और इसको पारित होना आवश्यक होता है। और अगर धन्यवाद प्रस्ताव विफल हो जाए तो ऐसे में सरकार को पराजित होना पड़ता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और ऐसे मामले में हमेशा विपक्ष संशोधन लाती है ताकि यह पता चल सके कि सरकार कहीं पराजित तो नहीं हो रही है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कटौती प्रस्ताव यानी कि कट मोशन। कट मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं कट मोशन? तो इससे बजट होता है। तो बजट में विभिन्न ग्रांट होते हैं या फिर सरकार अलग अलग योजनाओं पे विभिन्न व्यय करती है, तो उस ग्रांट को, उस व्यय को, उस अनुदान की रकम को कम करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। यह वित्तीय नियंत्रण का एक मुख्य साधन है। अगर ये पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है और चूँकि आप जानते हैं कि केवल लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पे कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम उन 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव का अध्ययन करने वाले हैं। तो हम देखेंगे नीतिगत कटौती सबसे पहला टाइप होता है, यानी पॉलिसी कट मोशन। इसमें क्या होता है? मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए की एक योजना है, ठीक है, 10,000 करोड़ की एक योजना है। अब क्या होगा यहाँ पे ना, विपक्ष लाएगा, बोलेगा देखो इसको काट के 1 रुपये कर दो, यानी कि ये सरकार की पूरी नीति का विरोध कर रही है, क्योंकि जिसके लिए 50,000 10,000 करोड़ आवंटन है उसको 1 रुपये करने का अर्थ ही कि यह नीति जो है अप्रासंगिक है। तो ऐसे कब होता है? जैसे कि एमएसपी नीति हो या कृषि नीति का विरोध करने के लिए ऐसा विपक्ष लाती है, या कई बार सरकारी नीति में बदलाव के लिए भी, दबाव बनाने के लिए भी विपक्ष ऐसा करती है। तो जब भी सरकार के पूरी नीति का विरोध करना होगा, सरकार का पूरी तरीके से विरोध करना होगा, तो यहाँ पे पॉलिसी कट मोशन या नीतिगत कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी तरफ मितव्ययिता कटौती होता है। मितव्ययिता कटौती यानी कि इकोनॉमी कट मोशन। इसमें क्या होगा कि इकोनॉमी यानी आर्थिक आधार पर बोला जाएगा कि देखो आपने जिसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, वह आवंटन 60,000 करोड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसमें आप 10 करोड़ रुपया कम कर दो, यानी 10,000 करोड़ रुपए कम कर दो। 10,000 करोड़ की कटौती करने की बात की जाएगी, यानी कि एक तार्किक आधार पर बोला जाएगा कि देखो ऐसा है कि इतनी कटौती करके आप इस योजना को चला सकते हो। तो ऐसे में जो ये प्रस्ताव तार्किक कटौती की बात करेगी, इकोनॉमिक कटौती की बात करेगी, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट मोशन या मितव्ययिता कटौती। यहाँ पे कटौती की राशि स्पष्ट बताई जाती है कि इतनी राशि कट की जा रही है। क्यों कट की जा रही है? क्योंकि अनावश्यक खर्च को कम करना इसका मकसद होता है, व्यय में दक्षता लाना मकसद होता है, और यह जो इकोनॉमिक कट होती है वह व्यय को उचित करने का एक माध्यम है। तो ये क्या करता है कि मंत्रालय के खर्च में एक लिमिटेड कटौती की बात करता है, प्रशासनिक खर्च को कम करने का एक प्रस्ताव होता है,
और फिजूल खर्च पर रोक लगाना इसका मकसद होता है। अब तीसरी तरफ हो गया आपका सांकेतिक कटौती या टोकन कटौती। इसमें क्या होता है, इसमें किसी विशिष्ट शिकायत या स्थानीय समस्या को उठाने के लिए एक टोकन राशि 100 रुपये के आसपास रख दी जाती है और ऐसा 100 रुपये कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। इसका मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि सरकार का ध्यान उस विषय विशिष्ट पर केंद्रित करना होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे नेशनल हाईवे के निर्माण में देरी हो रही है, या फिर कहीं पानी संकट है, जल संकट है, जल अभाव का मुद्दा है, या फिर मान लीजिए कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मुद्दा है, तो ऐसे मुद्दे पे सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सांकेतिक या टोकन कटौती प्रस्तावित की जाती है। अब जैसे मान लो आपकी योजना है 60,000 करोड़ रुपए की। अब उसमें 60,000 करोड़ की योजना में अगर आपने बोला कि 100 रुपये कट कर दो, अब 100 रुपये की कटिंग करने से ऐसा नहीं होगा कि वो योजना फेल हो जाए, लेकिन ये 100 रुपये की कटौती यह बताने के लिए प्रस्तावित की जाती है कि देखो ऐसा है कि ये मामला चाहे जल संकट का मामला हो, चाहे कोई कार्य में देरी का मामला हो, या सरकार की कोई विफलता या फिर कमजोरी का मामला हो, तो उसको उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रस्तावित की जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो तीनों प्रकार के मोशन हैं, प्रस्ताव हैं, इन तीनों प्रकार के प्रस्ताव को कौन प्रस्तुत करता है, तो ये विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और उद्देश्य क्या होता है, सरकार को घेरना होता है। अगर ये पारित हो जाएगी तो ऐसे में ये माना जाएगा कि सरकार जो है वह विफल हो गई है, यह सरकार की विफलता को दर्शाती है। तो ऐसे में सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को जब बजट प्रस्तावित करती है सरकार, तो बजट में सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा, तभी बजट प्रस्तुत कर पाएंगे। और इस कटौती प्रस्ताव को पारित करने का मतलब हो गया कि आधे से अधिक सदस्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। पारित होने का मतलब हो गया कि सरकार को बहुमत का समर्थन नहीं प्राप्त है, क्योंकि सरकार अगर बहुमत का समर्थन प्राप्त होती तो सरकार के इस नीति में कटौती की बात ही नहीं होती है। बहुमत का समर्थन नहीं, और ऐसे में सरकार को विफलता होगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये मान सकते हो, जो कार्यपालिका पर नियंत्रण का एक प्रभावी उपकरण है, बजटीय प्रक्रिया का एक प्रभावी साधन है कटौती प्रस्ताव। तीनों प्रकार की कटौती को हमने डिटेल तरीके से समझा। अब हम देखते हैं कंगारू कटौती क्या होती है और देखेंगे गिलोटिन प्रस्ताव क्या होता है। तो दोस्तों, कंगारू कटौती क्या होती है कि जैसे एक बिल है, एक विधेयक है, और इस बिल में ऐसे 20 खंड हैं, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, सरकार के पास टाइम कम है, तो इस 20 खंड में क्या करेगी, सदन के पास भी टाइम कम है, आपको पता है, तो इसमें क्या करेगी, ये हो जाएगा कि खंड नंबर 1, खंड नंबर 5, खंड नंबर 18 और खंड नंबर 20, जो 4 पार्ट हैं, ये जो है वह महत्वपूर्ण हैं और इस पे ही चर्चा की जाए। तो ऐसे में क्या होगा, इन 4 प्रावधान पे ही चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले 1 पे चर्चा की जाएगी, देन उसके बाद जंप करके 5 पर, जंप करके 18 पे एंड जंप करके 20 पे यहाँ पे कूद के चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि आप कंगारू की प्रकृति से रूबरू होंगे, वह कूद के चलता है, तो वैसे यहाँ पे अब कूद के चला जाएगा। 1 से सीधा 5 पे जंप करेंगे और यहाँ पे 5 से 18 पे जंप करेंगे, और ऐसे जो है यह जंपिंग करके और जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उस पर चर्चा की जाए और उसके बाद फटाफट इसको पारित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाए। तो ये होता है कंगारू कटौती। उद्देश्य क्या होता है यहाँ पे, तो आपने देखा कि कुछ ही प्रावधान पे चर्चा की जाएगी, यानी कि अब संसद का जो है समय बचाने का एक उपकरण के रूप में इसको मान सकते हो, ये संसद का समय बचाती है। दूसरी चीज़, ये महत्वपूर्ण हिस्सा पर चर्चा हो जाती है, तो इसलिए सदन अगर चाहे तो किसी विषय पर सुझाव दे सकती है। दूसरी तरफ गिलोटिन प्रस्ताव की बात करें दोस्तों, हम देखेंगे गिलोटिन प्रस्ताव क्या होता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि बजट लाया गया, तो बजट पर जब चर्चा होगी तो चर्चा के दौरान यहाँ पे टाइम का बड़ा क्राइसिस रहता है, क्योंकि बजट में इतने सारे प्रावधान होते कि सारे प्रावधान पे चर्चा संभव नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि लास्ट दिन आ गया, बजट सत्र निर्धारित है और उसमें उस बजट को पारित होना होगा, तो ऐसे मान लीजिए कि बजट पर चर्चा के दौरान जो है समय की कमी होती है, और इस समय की कमी के मद्देनज़र
अंत में, अंतिम समय में जब देखा जाता है कि अब तो भाई समय आपके पास 1-2 दिन ही बचा है या 1 ही दिन बचा है, तो अंतिम समय में चूँकि बजट को पारित करना अनिवार्य होता है, वह एक गिलोटिन प्रस्ताव होता है। वह गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। ये मान ली जाती है कि सभी मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है, सभी मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है और यह अब पारित घोषित किया जाता है। और गिलोटिन प्रस्ताव को जैसे ही, इस प्रस्ताव यानी कि संकल्प को जैसे ही पारित किया जाता है, वैसे ही बजट पारित मान लिया जाता है। लंबित ग्रांट्स को स्वीकृत कराने के लिए भी गिलोटिन प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे गिलोटिन क्या होता है, आपको पता होगा कि गिलोटिन एक ऐसा उपकरण होता है जो फांसी देने के लिए यूज किया जाता था। इसमें क्या होता था, एक आदमी को मतलब मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती थी, तो उसके गले पर तुरंत ही एक धारदार हथियार से 1 सेकंड के अंदर प्रहार किया जाता था, उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। ऐसे ही गिलोटिन प्रस्ताव, एक ही प्रस्ताव में सारे प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता है या सारे बजट को पारित मानने के लिए लाया जाता है। तो ये हमारी इस विषय पे चर्चा संपूर्ण होती है। आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़े यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हम आपके सुझाव या प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे चैनल को विजिट करें। धन्यवाद।